हाँ जी, हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने उसके सारे स्टेप्स को स्टडी किया था, ठीक है? और उसमें हमने देखा कि फर्स्ट जो स्टेप्स हैं वहाँ पे एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है फर्स्ट और थर्ड स्टेप में, और उसके बाद 7th और 10th स्टेप पे जाके एनर्जी रिलीज़ होती है 4 मॉलिक्यूल एटीपी के, लेकिन चूँकि 2 मॉलिक्यूल्स हम पहले एटीपी के इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि जो हमें नेट गेन है वो 2 एटीपी है, ठीक है? तो उसके बाद हमने आज जो डिस्कस करना है, वो हमने ये डिस्कस करना है कि ग्लाइकोलाइसिस चूँकि ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन है, ठीक है? लेकिन जब हम डाइट ले रहे होते हैं, जो हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो डाइजेशन और एब्ज़ॉर्प्शन के बाद वो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो उनकी फिर क्या फेट होती है? अब जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उनमें मोनोसैकेराइड्स भी हैं, उनमें पॉलीसैकेराइड्स भी हैं, उनमें डाइसैकेराइड्स भी हैं, ठीक है? तो जो जब जो भी आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की, वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। वो या तो हेक्सोजीज हो सकते हैं, यानी कि 6 कार्बन शुगर्स हो सकती हैं जो हमारे डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होती हैं, या फिर वो पेंटोजीज हो सकती हैं। जो हेक्सोजीज होंगी वो मेनली ग्लूकोज हो सकती है, या ग्लेक्टोज या फ्रुक्टोज, ठीक है? लेकिन इन तीन में से भी जो 80 टू 100% तक टोटल अमाउंट होती है ना एब्जॉर्ब इनकी मोनोसेक्राइड्स की, जो हमारे इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्ब होते हैं मोनोसेक्राइड्स आफ्टर डाइजेशन, उनमें 80 टू 100% तक ग्लूकोज ही होता है, ठीक है? और उसके अलावा तकरीबन 20% तक या उससे भी कम जो है वो होते हैं मेनोज या फिर ग्लेक्टोज या फ्रुक्टोज, ठीक है? ये हो सकते हैं, जबकि 80 टू 100% जो एब्जॉर्ब मोनोसेक्राइड है, जो आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के बाद हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे जो ये मोनोसेक्राइड्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो मोनोसेक्राइड्स उनमें 80 टू 100% जो है वो ग्लूकोज होता है, जबकि 20% या इससे भी कम मेनोज ग्लेक्टोज या फ्रुक्टोज हो सकते हैं, ठीक है? और ये जो इनमें कोई भी हो, चाहे ग्लूकोज है, चाहे ग्लेक्टोज है, चाहे मेनोज है, फ्रुक्टोज है, कोई भी है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये जो सारे मोनोसेक्राइड्स हैं ये जाते हैं आपके लिवर में और ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है? अब ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कैसे होते हैं? और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन वाले उस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस में कैसे एंटर होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी ने जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, एनर्जी सिंथेसिस करनी है, एनर्जी फॉर्मेशन में उसने ग्लूकोज को यूज करना है। फिर कुछ सेल्स, जैसे हमने ब्रेन की बात की थी कि उसने तो सिर्फ ग्लूकोज को ही पहचानना है, ठीक है? हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो एनर्जी के लिए वो भी टोटली इसी पे रिलाई कर रहे होते हैं, ग्लूकोज पे। उसके अलावा कॉर्निया जो है, आई का हमारी आंख की जो लेयर है कॉर्निया, ये भी इसको सिंपली ग्लूकोज को पहचानेंगे, ग्लूकोज से एनर्जी ये भी जनरेट करते हैं, ठीक है? तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते और वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज पे ही रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ग्लूकोज की से वो एनर्जी हमेशा ग्लाइकोलाइसिस से ही लेते हैं। अब जो ग्लूकोज के अलावा बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हमने कहा कि ग्लेक्टोज या मेनोज या फिर ट्री हेलोज, ये भी एक डाइसेक्राइड है, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये ग्लाइकोजन या स्टार्च की जब ब्रेकडाउन होती है इनसे जो ग्लूकोज रिलीज होते हैं ये सारे, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में कैसे एंटर होते हैं? मुख्तलिफ ग्लाइकोलाइसिस के जो दरमियान में स्टेप, फर्स्ट 5 स्टेप्स के दौरान जो इसके इंटरमीडिएट्स बन रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में, उनमें उन पॉइंट्स पे मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकते हैं, ठीक है? इस पूरे ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडर्स पाथवे, ठीक है? मैं एक दफा आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये देखिए अब आपके सामने शो भी हो रहा होगा। इसको हम कहते हैं फीडर्स पाथवे,
ठीक है, कि मुख्तलिफ जो मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स जब उनकी ब्रेकडाउन होती है, उनकी डाइजेशन होती है, उनसे जो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, मोनोसेक्राइड्स रिलीज होते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कैसे एंटर होते हैं। ठीक है, ये हम जब इनको डिस्कस करते हैं, इसे हम कहते हैं फीडर्स पाथवे, यानी कि उन मोनोसेक्राइड्स को फीड करवाया जाता है ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में। ठीक है, तो ये जो सारा आपके सामने है, ये है फीडर्स पाथवे। इसमें आप देखें, सबसे पहले जो है सुक्रोज। सुक्रोज आपको पता है डाइसेक्राइड है, और किससे बना होता है ये? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से दो मोनोमर्स होते हैं इस डाइसेक्राइड में, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। ठीक है, अब इसकी जब ब्रेकडाउन होती है, सुक्रेज जो है इसकी डाइजेशन करता है सुक्रोज की, तो ये फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज में। ग्लूकोज तो डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस में, जाहिर है स्टार्ट ही ग्लूकोज से हो रही है ग्लाइकोलिसिस। जो फ्रुक्टोज है ना, उसकी फास्फोराइलेशन की जाती है और उसको इस स्टेप पे आके फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की सूरत में ग्लाइकोलिसिस में एंटर किया जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है हेक्सोकाइनेज। जिस तरह हमने कहा था कि मुख्तलिफ हेक्सोज शुगर्स हैं जिनको ये हेक्सोकाइनेज उनकी फास्फोराइलेशन कर रहा है, और ये फ्रुक्टोज भी जाहिर है हेक्सोज शुगर ही है। इसमें सिर्फ जो कार्बन नंबर 1 था, ग्लूकोज का ये आइसोमर है ना, और यहाँ पे सिर्फ कार्बन नंबर 1 जो है वो इस रिंग के बाहर चला गया है। बाकी तो ये भी जो है ग्लूकोज और ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट हुई है, और जो कार्बन नंबर 1 चेन में था फ्रुक्टोज में, वो चेन से बाहर हो गया, और सॉरी इस रिंग से बाहर हो गया। तो इस आइसोमर को जब इसमें लेके आना ग्लाइकोलिसिस में, तो किस पॉइंट पे लेके आएंगे? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करके। ठीक है, सेकंड स्टेप पे इसको इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके अलावा दूसरी सूरत ये हो सकती है कि फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, और ये फ्रुक्टोकाइनेज करेगा, और फ्रुक्टोज 1 फास्फेट को आगे उसकी उसमें उसकी ब्रेकडाउन की जाए ग्लिसर एल्डिहाइड में, या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। अब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होगा, वो तो उसको सिंपली अपने वो उसमें आइसोमर में ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलिसिस में एंटर होके, तो वो एंड प्रोडक्ट वो पायरुवेट तक जाएगा। जबकि ग्लिसर एल्डिहाइड जो है, इसकी पहले फास्फोराइलेशन होगी ताकि ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में ये कन्वर्ट हो। ठीक है, अब ये चूंकि 3 कार्बन शुगर है, तो इसको ट्रायोज काइनेज इसकी फास्फोराइलेशन करेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे जो एंजाइम था वो फ्रुक्टोज 1 फास्फेट एल्डोलेज था। एल्डोलेज वो एंजाइम जो क्लीवेज करते हैं 6, ये जो शुगर है फ्रुक्टोज, इसकी क्लीवेज कर रहा है 3 कार्बन शुगर्स में। ठीक है, और आगे ये जो है आइसोमर, ये सिंपली रीअरेंज कर रहा है इनको एटम्स को। ठीक है, और ये उसको उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। उसके बाद जो ट्री हेलोज भी डाइसेक्राइड है, 2 ग्लूकोज मोनोमर्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो माल्टोज है वो भी, उसमें भी जो है वो 2 ग्लूकोज ही होते हैं। ट्री हेलोज में भी 2 ग्लूकोज ही होते हैं। ये इंसेक्ट्स या फंजाई और एल्गी वगैरह में होता है ट्री हेलोज। ठीक है, ये उससे इसको एनर्जी के तौर पे अपने पास स्टोर रखते हैं, और फिर इससे वाटर भी ले लेते हैं इसकी ब्रेकडाउन से, और उसके अलावा एनर्जी भी जनरेट करते हैं। जो माल्टोज और इसमें डिफरेंस है ना, वो सिर्फ इनकी लिंकेज का है। इसमें अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जबकि हमें पता है कि माल्टोज में अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर भी वही ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं। अच्छा, तो ट्री हेलोज जो है उसके अंदर तो होते ही ग्लूकोज मोनोमर्स हैं। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो सिंपली ग्लाइकोलिसिस में ये स्टार्ट कर देता है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाता है। जो ग्लेक्टोज, अच्छा उसके बाद लेक्टोज है। लेक्टोज हमें पता है डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज पे कंसिस्ट करता है। जब लेक्टोज की डाइजेशन होती है और लेक्टेज इसकी ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में, तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो गया, और ग्लेक्टोज जो है वो 3-4 स्टेप्स से गुजर के उसके बाद एंटर होता है ग्लाइकोलिसिस में। जब हम उसको पढ़ेंगे ना, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें फिर आप देखेंगे कि ये वाले स्टेप्स जो है ना, ये रिवर्स प्रोसेस में ये आपके सामने भी आएंगे, ये वाले यूडीपी ग्लूकोज वाले सारे। तो इसमें ये होता है कि लैक्टोज में जो एक इसका मोनोमर था ग्लेक्टोज, इसको हमने एंटर करना है ग्लाइकोलिसिस में, तो कैसे करेंगे? पहले इसको यूडीपी ग्लेक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है, यूडीपी ग्लेक्टोज में। उसके बाद इसको यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है ये दोनों भी आइसोमर्स हैं, ग्लेक्टोज और ग्लूकोज भी। ठीक है,
आइसो ये यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो यूडीपी है ना, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब यूडीपी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे जो फास्फोराइलेशन हो रही है, ये कौन सा एंजाइम कर रहा है, फास्फोराइलेज, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फाइनली ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ग्लूकोज 1 फास्फेट को जो एंजाइम फास्फोग्लूकोम्यूटेज, म्यूटेज जो है ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। म्यूटेज जिस तरह हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी ये हमने पढ़ा म्यूटेज, तो म्यूटेज वो एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच था, ग्लूकोज 1 फास्फेट था, तो उसको कार्बन नंबर 6 पे जाके उसने अटैच कर दिया, सिर्फ पोजीशन चेंज की है म्यूटेज एंजाइम ने। कौन सा एंजाइम, फास्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये एंटर हो गया लैक्टोज, ट्री हेलोज का भी हमें पता चल गया, सुक्रोज की भी हमें समझ आ गई। अब अगर आपने जो पॉलीसेक्राइड्स हैं जैसा कि ग्लाइकोजन और स्टार्च, तो इनकी ब्रेकडाउन से इमाइलेज जब इसकी ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड की जाती है। इन उस दिन भी आप क्वेश्चन आप में से कोई कर रहा था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना ये फ्री फॉस्फेट होती है, ठीक है। फ्री फॉस्फेट का मतलब है कि ये हमारे जो बॉडी में फ्री मौजूद होती है, यानी साल्ट की सूरत में मौजूद होती है, एसिड की सूरत में नहीं, एसिड के साल्ट की सूरत में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद होती है। और जब हमारी जो इसमें सेल्स में रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है ना, वहां पे भी जो हमें पता है कि जो चेन है वो ग्रो करती है, जो हाइड्रोक्सिल होता है मोनोसेक्राइड, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर या राइबोज शुगर, आरएनए की सूरत में राइबोज शुगर होती है, तो उस शुगर के जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल के साथ, हाइड्रोजन के साथ न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बना, वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं ना। न्यूक्लियोटाइड जो है, अब मैं बात उस साइड पे गई है तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको बात समझ आए जो मैं कर रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, या राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड्स के जुड़ने से इन्होंने बनना है। अब न्यूक्लिक एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो इस दौरान जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, उनके अंदर से जो फास्फेट है वो पायरोफास्फेट की सूरत में रिलीज होता है, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट तो ये है ना, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फास्फेट अटैच्ड है। एक फास्फेट साथ से अलग होता है तो उसे हम कहते हैं ये अब हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 2 फास्फेट उससे अलग हो जाए तो हम कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर एक एक करके अलग करें ना तो उससे बेतहाशा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन बजाय इसके कि अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस सेल में हो रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है उससे तो सेल को आग लग जाए। अब होता ये है कि उसको दोनों को फास्फेट को इकट्ठा रिलीज किया जाता है, यानी कि 2 बांड्स की बजाय एक बांड को तोड़ा जाता है। 3 बांड जुड़े हुए हैं ना, तो एक एक करके 2 को अलग करने की बजाय दोनों को इकट्ठा तोड़ दिया जाता है। तो उसको फिर वो जो 2 फास्फेट इकट्ठे कंबाइंड फॉर्म में अलग होते हैं ना, उसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। तो ये पायरोफॉस्फेट जो है ये इनऑर्गेनिक फास्फेट की सूरत में फ्रीली मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो पायरोफॉस्फेट है इनऑर्गेनिक फास्फेट है, फास्फोराइलेज जो है इसको ऐड करता है ग्लूकोज के अंदर और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में, और फिर इस फास्फेट की पोजीशन जो है वो म्यूटेज चेंज करके इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एंटर हो जाता है। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोजन है चाहे स्टार्च है, हमें पता है कि उसके अंदर सिर्फ जो बॉन्डिंग है उसका डिफरेंस है, ब्रांचिंग का डिफरेंस है। और जो ग्लाइकोजन है ये प्लांट इसमें एनिमल्स में होती है, स्टार्च प्लांट में होती है, उसके अलावा इनके मोनोमर्स जो है वो सेम है, हमें पता है, ठीक है। तो अब ये जो मोनोमर्स हैं ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज फिर इस पॉइंट से एंटर होते हैं, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 1 फास्फेट में, और 1 फास्फेट जो है इस ग्लूकोज 1 फास्फेट में फास्फेट की पोजीशन चेंज करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में इसको कन्वर्ट करके तो इसको एंटर कर दिया जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है।
तो उसके अलावा जो एक और हमारे पास है मोनोसेक्राइड, जिसको हम कह रहे हैं मेनोज। मेनोज जो है ये भी 6 कार्बन शुगर है, ठीक है। और ये मोनोमर है एल्डोहेक्सोसिस का, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ शुगर जो हैं ये उनका एक मोनोमर है, ठीक है। और ग्लूकोज का ये एपिमर है मेनोज, ठीक है। जब ह्यूमन बीइंग्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उस दौरान ये भी रिलीज हो रहा होता है, ठीक? तो अब मेनोज जो है ये भी अब डाइजेशन में हमारी बॉडी को ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो अब इस मेनोज को आपने एंटर करना है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में, तो इसको कैसे एंटर किया जाता है? मेनोज की भी फास्फोराइलेशन की जाती है और इसको मेनोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है हेक्सोकाइनेज, और ये एंटर हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट वाले पॉइंट से। किस तरह से कि इसको आइसोमर में, इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डी मेनोज को, ये जो मेनोज है 6 कार्बन शुगर, इसको इसकी आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में इसको आइसोमराइज कर दिया जाता है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज कर दिया जाता है और वो एंटर हो जाते हैं इस पॉइंट से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो इस तरह से हमारी जो डाइजेशन के दौरान मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स रिलीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के दौरान। वो मोनोसेक्राइड जो हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद जब ये मुख्तलिफ सेल्स तक इनको ब्लड ट्रांसफर करता है तो फिर इनको एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में मुख्तलिफ पॉइंट्स से फीड करवाया जाता है और ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज की तरह ही पायरुवेट में, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट, उस पायरुवेट की 3 फेट्स हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है, जिस तरह मसल्स में होता है या बैक्टीरिया में होता है, या फिर उसकी जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है एनारोबिक उसकी होती है फर्मेंटेशन, उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी एंड पे अल्कोहल बनता है, ठीक है। अब आप देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की सूरत में क्या हो रहा है कि पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन शुगर, इसमें से जो एक NaDH2 है ये हो रहा है ऑक्सीडाइज और ये कन्वर्ट हो रहा है NAD पॉजिटिव में, ठीक है। ये एक कोएंजाइम है, NAD पॉजिटिव कोएंजाइम है, और हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को रन करवाने के लिए हमारे पास ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये कोएंजाइम मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वहां से हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए ये कोएंजाइम वहां मौजूद होगा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड करती है, ठीक है। अगर ये वहां पे मौजूद नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिर से ऑक्सीडाइज हो गया, अब ये ग्लाइकोलाइसिस में जाकर दोबारा से रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से फिर आप देखें तो ये जो पायरुवेट था ये कन्वर्ट हो गया लैक्टेट, ठीक हो गया। यहाँ से देखिए आप, ये जो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन थे ये यहाँ से रिलीज होते हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन नहीं रिलीज हो गए, 3 कार्बन पे मुश्तमिल पायरुवेट है, ठीक है। और इसमें आप देखें ये मिथाइल ग्रुप एज इट इज यहाँ पे मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? लैक्टेट में, लैक्टिक एसिड में। और हमारे मसल्स में जब आप कोई एक्टिविटी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं और मसल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान फिर हालांकि मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हो जाती है। चूंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर ये जो एरोबिक ऑक्सीडेशन है ये नहीं हो रही होती, बल्कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और जो लैक्टिक एसिड, ये जो पायरुवेट है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, यही जब अक्यूमुलेट हो जाता है तो फिर मसल जो है वो मसल फटीग हमें फील होती है। अच्छा, अब दूसरी सूरत जो यीस्ट वगैरह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है वो ये है कि पायरूवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड में। एसिड एल्डिहाइड यहाँ देखिए 2 कार्बन है, जबकि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है और इसकी ये जो एसिड एल्डिहाइड है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में। ठीक है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल, सॉरी इसकी रिडक्शन होती है, इसकी रिडक्शन हुई और ये कन्वर्ट हो गया एथेनॉल में। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट थी वो लैक्टेट थी और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वहां पे जो एंड प्रोडक्ट है वो है एथेनॉल। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट वगैरह में होती है, जो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये किसमें हो रही होती है, मसल्स और बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, अच्छा एरोबिक ऑक्सीडेशन जो है पायरूवेट जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल को ए में जब ये कन्वर्ट होता है तो उसके बाद ये जा सकता है आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में यानी क्रेब्स साइकिल में और उसके बाद फिर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ये हो जाता है जाके उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जहाँ पे इसकी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है। तो ये जो है 3 फेट्स हो सकती हैं पायरूवेट ग्लाइकोलाइसिस से जो हमें पायरूवेट। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आप सबको? ये देखिए यहाँ पे अब जो ये NAD के मॉलिक्यूल जो यहाँ पे रिड्यूस हो रहे थे यहाँ पे जाके वो फिर से ऑक्सीडाइज होने के लिए मौजूद है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना ये हमेशा इनको मैं उल्ट उल्ट पुल्ट बोल देती हूँ। यहाँ पे ये जो है ये हो रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो यहाँ पे रिड्यूस होने के लिए ये फिर आ जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इनकी फिर रिडक्शन हो जाती है। अगर इनकी फर्मेंटेशन के दौरान इसको एंजाइम की ऑक्सीडेशन ना हो तो रिडक्शन के लिए NAD पॉजिटिव की सूरत में ये यहाँ मौजूद नहीं होंगे। अब ये कोएंजाइम कौन सा है? निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे जाके रिड्यूस होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करे। अगर ये फर्मेंटेशन इसकी नहीं होती या एरोबिक ऑक्सीडेशन नहीं होती तो फिर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी नहीं चल सकता। इस तरह से जो ये कोएंजाइम है ये अपना रोल प्ले करता है ग्लाइकोलाइसिस में। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? फीडर्स पाथवे आपको समझ आ गया कैसे ये इम्पोर्टेंट है? जी मैम। मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स डाइजेशन के बाद और पॉलीसेक्राइड्स जब ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं डाइजेशन से तो एब्जॉर्प्शन के बाद ये किस तरह जाके ग्लाइकोलाइसिस में फीड करवाए जाते हैं। ठीक है, फिर एंड पे जिस भी मोनोसेक्राइड को फीड करवाया जाए एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरूवेट ही होगी। पायरूवेट की फिर आगे 3 फेट्स हो सकती हैं, या तो उसकी एनारोबिक ऑक्सीडेशन हो यानी कि अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर उसकी एरोबिक ऑक्सीडेशन हो कि वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए क्रेब्स साइकिल में जाके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके। तो ये जो था ये सारा था हमारा ग्लाइकोलाइसिस से मुतालिक। ग्लाइकोलाइसिस की हमने रेगुलेशन भी कल पढ़ ली थी 3 स्टेप्स पे। मजीद भी वो इंशाल्लाह जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आपको वो मजीद भी रेगुलेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक आपका? मैम नेट एटीपी ज्यादा होगी फीडर्स पाथवे की सूरत में? जाहिर है ज्यादा होगी। वैसे तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जितने हमें टोटल एटीपी जो है वो ऑब्टेन होते हैं उतने ही किसी भी एक मोनोसेक्राइड से ऑब्टेन होंगे। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ अगर ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं और बाकियों को इस पाथवे में फीड नहीं करवाते तो बेशक 80% तक ग्लूकोज ही होता है जो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन 20% तक दूसरे मोनोसेक्राइड्स भी तो होते हैं ना, तो उनका फिर और क्या फंक्शन रह जाएगा? और भी उनके कुछ ना कुछ फंक्शन है, लेकिन जो हमारा बेसिक फंक्शन है कि हमने एनर्जी जनरेट करवानी है इनसे,
तो अगर आप उनसे एनर्जी नहीं लिबरेट करवाते तो फिर उनका जो दूसरे फंक्शन है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उनके इस्तेमाल करने से एनर्जी उतनी ही रिलीज होती है जितनी किसी भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के करने से रिलीज होती है। लेकिन फायदा ये होता है कि ग्लूकोज के साथ आपको एक अल्टरनेटिव मिल जाता है कि आप उसको भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हमारी मीटिंग भी एंड होने वाली है, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप बताइए, हम दूसरी मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, क्या ख्याल है, करें दूसरी मीटिंग स्टार्ट? मैम नेक्स्ट क्लास है हमारी। अच्छा चलिए ठीक है। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप क्लास ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। ओके मैम।